हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में एक टॉपिक आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। नाम से पता चल रहा है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। एसिड होता है यानी अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। मुख्यतः मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये न्यूक्लियस किस में होता है? कोशिका में। पहले हम इसकी बेसिक बातें देख लेते हैं। ये सेल है, कोशिका, जंतु कोशिका। इसमें ये केंद्रक है और केंद्रक में इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से जालनुमा फैला हुआ होता है। क्रोमेटिन मटेरियल या इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है कोशिका का, वो इस तरह से जालनुमा रूप में फैला हुआ होता है। जब कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था आती है, मेटाफेज अवस्था, तो मेटाफेज अवस्था में ये आनुवंशिक पदार्थ या क्रोमेटिन मटेरियल संघनित होता है, कंडेंस होता है, सघन होता है, सघन होकर के और इस तरह से स्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण कर लेता है। इस तरह से क्रोमोसोम बना लेता है। इस तरह से हम जब क्रोमोसोम को पढ़ते हैं तो इस तरह की संरचना के रूप में हम क्रोमोसोम को पढ़ते आए। वास्तव में क्रोमोसोम इस संरचना में कुछ ही समय के लिए रहता है, जब तक मेटाफेज अवस्था होती है। बाद में ये वापस से डीकंडेंस होकर के और वापस से ये धागे के रूप में बदल जाता है, यानी विसंगनित होकर के धागे के रूप में। तो मेटाफेज अवस्था के दौरान कुछ समय के लिए गुणसूत्र इस तरह से रहता है, इस आकृति में रहता है, लेकिन हम गुणसूत्र को हमेशा इसी तरह से या इस आकृति में प्रदर्शित करते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। इसमें जो इसकी संरचना है गुणसूत्र की, ये इस तरह से इसमें ये न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए इस तरह से कुंडलित होता है और कुंडलन में इस प्रकार ये गुणसूत्र के अंदर संघनित रूप में होता है। यानी ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर इस तरह से ये डीएनए पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, गुणसूत्र का निर्माण किस किस से होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से होता है, क्योंकि गुणसूत्र के चारों तरफ एक आवरण होता है प्रोटीन का, जिसे कहते हैं पेलिकल। पेलिकल। तो गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और किससे होता है? डीएनए और प्रोटीन से होता है। अब हम बात करते हैं इसकी खोज और इसके इतिहास की। तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मीस्चर ने। फ्रेडरिक मीस्चर ने फ्रेडरिक मीस्चर ने किसमें खोज की थी? डब्ल्यूबीसी अथवा मवाद कोशिका में की थी। मवाद कोशिका। मवाद कोशिका, चूंकि मवाद कोशिका या पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में एक न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल, उसकी संख्या बढ़ जाती है। पस सेल के अंदर या तो न्यूट्रोफिल कह दो या फिर मवाद कोशिका कह दो। मवाद कोशिका में पस सेल में फ्रेडरिक मिश्चर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और जो न्यूक्लिक अम्ल देखा था इन्होंने, वो डीएनए देखा था। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक तो डीएनए और एक आरएनए।
यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, लेकिन मुख्यतया जो है वो डीएनए के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आरएनए हम बाद में पढ़ेंगे। तो फ्रेडरिक मिश्र ने मवाद कोशिकाओं में इसकी खोज की और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन, नाम दिया था न्यूक्लिन, नाम दिया था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बच्चे ये बार बार बोल रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट का समय नहीं देते। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डीएनए इसकी न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्र ने। और किसमें की थी? मवाद कोशिकाओं में। और कब की थी? 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था। 1881 में इसे किसने? आल्टमान ने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल की जो टर्म है, इसको डीएनए जेकेरियस ने दिया। तो आपको इसके इतिहास में ऐसे तीन नाम याद रखने हैं। एक तो फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, आल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, और डीएनए टर्म जो है जेकेरियस ने दी थी। डीएनए टर्म किसने दी थी? जेकेरियस ने। तो ये तीन साइंटिस्ट के नाम आप इसके इतिहास में याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। हमें पहले डीएनए पढ़ना है। ये जो टर्म है, इसका रासायनिक नाम है, ये किसने दिया था? जेकेरियस ने दिया था। या डीएनए शब्द किसने दिया था? जेकेरियस ने दिया था। डीएनए क्या होता है? बेसिकली डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यानी न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के और डीएनए का निर्माण करते हैं। इस तरह से डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है, तो इसकी जो इकाई है, इसकी जो यूनिट है, वो है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के इस डीएनए का निर्माण करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से। तो न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया? ये बहुलक। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के और डीएनए का निर्माण करते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियोटाइड का बहुलक भी कह सकते हैं डीएनए को। और डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती है? दो स्ट्रैंड पाई जाती है, दो श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक श्रृंखला 3 डैश से जाती है 5 डैश की तरफ, और एक जाती है 5 डैश से 3 डैश। इस तरह से दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक और प्रति समानांतर होती है। क्या होती है? पूरक और प्रति समानांतर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे की, और एंटी पैरेलल होती है। एक ये तो होता है पैरेलल, दोनों एक सीध में जाएं, और एक इधर जाए और एक इधर जाए, इस तरह से ये होता है एंटी पैरेलल। ये होता है पैरेलल, ये होता है एंटी पैरेलल। एक अपोजिट डायरेक्शन में जाना कहलाता है प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल। अब हम पढ़ते हैं आगे इसमें
कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डीएनए का क्या है, मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इसकी संरचनात्मक इकाई है डीएनए की। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह से, फास्फेट समूह। फास्फेट समूह के रूप में फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड का PO4-2, PO4-2। ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड जो है दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो शर्करा यानी शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से होता है, और इसके साथ जब फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो तीनों मिलकर के शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि शर्करा कौन सी होती है। तो 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, 5 कार्बन वाली शर्करा, और 5 कार्बन वाली शर्करा को कहते हैं पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा के रूप में कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस शर्करा होती है वो आरएनए में होती है। आरएनए की जगह जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा एक प्रकार से पेंटोज शर्करा है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार के रूप में इसमें पाए जाते हैं डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन, एडिनिन, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं डीएनए में, एडिनिन, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में इस थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, इस थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल, यूरासिल। अब इनकी संरचना के हिसाब से नाइट्रोजनी क्षार को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन, पिरिमिडिन या पाइरिमिडिन। तो ये चारों नाइट्रोजनी क्षार हैं, एडिनिन, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इनमें से प्यूरिन कौन कौन से हैं, 2 चक्र या 2 वलय वाले, इस तरह से जिनकी संरचना में 2 वलय होती हैं उन्हें कहते हैं प्यूरिन। और प्यूरिन में आता है एडिनिन और गुएनिन। पिरिमिडिन में आता है, पिरिमिडिन जो है इसमें कौन कौन से हैं, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। इनमें एक वलय पाई जाती है, इनमें एक वलय पाई जाती है। तो बताइए आरएनए में किस में डिफरेंस पाया जाता है, आरएनए में पिरिमिडिन में डिफरेंस पाया जाता है। कौन सा पिरिमिडिन, थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। यहां हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो प्यूरिन कौन कौन से, एडिनिन और गुएनिन। पिरिमिडिन कौन से हैं, थाइमिन और साइटोसिन। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं कि डीएनए, इसको वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। शर्करा जो है 5 कार्बन की होती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। नाइट्रोजनी क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडिनिन, गुएनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जिनमें 2 प्यूरिन होते हैं, 2 पिरिमिडिन होते हैं। और आरएनए में इस थाइमिन नाम के पिरिमिडिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना किसने दी,
डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना, इस तरह की जो संरचना है, इस तरह की जो संरचना है डबल हेलिक्स संरचना, वो किसने दी? वाटसन व क्रिक ने। कब दी थी? वाटसन और क्रिक ने इसे 1953 में दिया था। और किस तकनीक का उपयोग किया था? एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी। एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी तकनीक के सहायता से वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी थी। कौन सी? द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, जिसे कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। किसकी सहायता से दिया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक की सहायता से दिया। द्विकुंडलित मॉडल के अनुसार डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रैंड, स्ट्रैंड या रज्जू, रज्जू कह दीजिए या स्ट्रैंड कह दीजिए। दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे से क्या है, लिपटे हुए होते हैं। इस तरह से, जिस प्रकार से जो घूमती हुई सीढ़ी जाती है ऊपर, इस प्रकार से जो डीएनए त्रिविमीय संरचना के रूप में इस तरह से ऊपर जाता है। यानी इस तरह से इसका अणु एक दूसरे से, दोनों स्ट्रैंड चिपकी हुई होती हैं। दोनों स्ट्रैंड के बीच में देखिए, दोनों स्ट्रैंड में जो स्टेप बनाते हैं वो बनाते हैं एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन, गुएनिन और साइटोसिन। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो स्टेप बनते हैं, स्टेप किससे बनते हैं? ये नाइट्रोजनी इशारों से इनके स्ट्रेप बनते हैं। और जो इसकी जो रीड है, ये जो पाइप है अथवा जो ये स्ट्रैंड है, इसकी मेन बैकबोन है, ये है बैकबोन इसकी। और ये बैकबोन किसकी बनी हुई होती है? शर्करा, शर्करा प्लस प्लस फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। यानी हम कह सकते हैं कि जो सीढ़ी नुमा संरचना है, कौन सा मॉडल है? सीढ़ी नुमा संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलिनी मॉडल इसे कहा गया है। और ये जो मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने, इस मॉडल पर उन्हें 1962 में क्या मिला? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। तो डीएनए की जो संरचना दी थी वाटसन और क्रिक ने दी थी 1953 में, इसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक की सहायता से दी थी, द्विकुंडलित मॉडल जिसको बोलते हैं। और इसके इस खोज पर वाटसन और क्रिक को, वाटसन और क्रिक का नाम कई बार आता है, जो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत था वो क्रिक ने दिया था। तो वाटसन और क्रिक को 1962 में इस खोज पर नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज वाली जो चीज होती है, जो खोज होती है, जो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं इसमें डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना हम बनाएंगे इस प्रकार। इस प्रकार कुंडली होती है डीएनए की, और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं हेलिक्स या कुंडली। कुंडली, एक कुंडली, या इसे कहते हैं हेलिक्स लेंथ, हेलिक्स लेंथ। और ये जो लंबाई होती है बी डीएनए,
अभी हम जो संरचना पढ़ रहे हैं बीडीएनए की पढ़ रहे हैं, चूंकि बीडीएनए पर ही खोज हुई थी और बीडीएनए सर्वाधिक स्थायी डीएनए होता है। बीडीएनए की ही जो संरचना दी थी वाटसन और क्रिक ने, जो डबल हेलिक्स मॉडल था बीडीएनए के ऊपर ही दिया था। बीडीएनए जो है राइट या क्लॉकवाइज डीएनए होता है, जिसमें कुंडली का घुमाव इस तरह से होता है। तो इसमें हेलिक्स लेंथ होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम को हम 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। देखिए एक एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। इसमें क्या होता है, ये अभी अभी मैंने बताया कि ये जो इसकी रीड है वो बनी हुई होती है किस किस की, एक तो शर्करा और एक फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। तो जो ये मेन स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड शर्करा और फास्फेट समूह की बनी हुई होती हैं। और इसमें जो ये स्टेप हैं, स्टेप को हम पायदान कह सकते हैं। ये पायदान एडिनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोसिन। इस तरह से एक कुंडली के अंदर इस तरह से कितने नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं? तो कितने नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं? 10 युग्म पाए जाते हैं, 10 युग्म पाए जाते हैं। और 10 युग्म में कुल कितने नाइट्रोजनी क्षार हो गए? 20। तो एक कुंडली की हम बात करें, एक कुंडली की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 5 अर्ध कुंडली में और 5 अर्ध कुंडली में यानी 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म पाए जाते हैं। जोड़े 10 होते हैं और नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या होती है 20। और इसमें जो एडिनिन है वो थाइमिन से, एडिनिन है वो थाइमिन से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है? ये बॉन्ड होता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन का कैसा बंध होता है? द्विबंध, द्विबंध। जबकि गुएनिन और साइटोसिन जो है आपस में हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो गुएनिन और साइटोसिन, गुएनिन एक प्यूरिन है, साइटोसिन एक पिरिमिडिन है। हमेशा प्यूरिन पिरिमिडिन से ही बंध बनाता है। एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, गुएनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार से एक सीढ़ी होती है घूमने वाली, इसके जो पायदान होते हैं या स्टेप होते हैं, इन स्टेप का निर्माण किससे हो रहा है? नाइट्रोजनी क्षारों से हो रहा है। और जो इस सीढ़ी की, एक कुंडलिनी की जो बैकबोन है, इस बैकबोन का निर्माण यानी इस पाइप का निर्माण हो रहा है शर्करा और फास्फेट समूह से। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसका व्यास कितना होता है, तो जो इसका डाया होता है, डायमीटर, बीडीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर हो गया। पूरी कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर हो गई। और दो क्रमागत शर्कराओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत शर्कराओं के बीच की दूरी होती है 11 एंगस्ट्रॉम, 11 एंगस्ट्रॉम, 11 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडली के अंदर नाइट्रोजनी क्षार युग्मों की संख्या हो गई 10, और उसमें जो नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या होगी 20। चूंकि जोड़े में है तो ये हो गए 20। अब हम देखते हैं इनमें कैसा कैसा बॉन्ड होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, दो न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बंध होता है वो होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बंध। दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में ये बंध होता है फास्फोडाइएस्टर बंध। इस प्रकार से दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके बीच में जो बंध होता है वो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है। दूसरा बंध होता है शर्करा, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। इनके बीच में जो बंध होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, बंध।
तो ये 3 बंधों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कमजोर होता है, गर्म करने पर डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं, यानी इसकी कुंडलियां दोनों अलग अलग हो जाती है, दोनों रज्जु या स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, जिसे डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं, डीएनए का डीनेचुरेशन कहते हैं। अब 3 बंधों को ध्यान रखना है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों श्रृंखलाओं को जोड़े रखता है। पहला बंध हो गया हाइड्रोजन बंध, दूसरा जो बंध हो गया फास्फोडाइएस्टर बंध, और तीसरा जो बंध हो गया ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं इसमें डीएनए में। तो किस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में। ये एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, गुएनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। और ये एक अल्टरनेट आते हैं, ऐसे नहीं कि गुएनिन साइटोसिन बार बार आएगा, एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी ये पूरक होते हैं। इस तरह से शर्करा जुड़ी हुई होती है शुगर, इस तरह से शुगर जुड़ी हुई होती है। और फास्फोरस जो ग्रुप होता है, फास्फोरस समूह, वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों शर्कराओं के बीच की दूरी, यानी दोनों शुगर के बीच की दूरी यहां से यहां तक की, यहां से और यहां तक की होती है 11 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, एक हमने पायदान को एक स्टेप को बढ़ा करके बताया है। फिर से बता रहा हूं, डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती है। वाटसन और क्रिक के जो मॉडल है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तकनीक के द्वारा जो द्विकुंडलित मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसके अनुसार डीएनए में 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक और प्रति समानांतर होती हैं। है पूरक का मतलब, जैसे यहाँ पर इस श्रृंखला में एडिनिन होगा, तो इसके सामने, चूंकि एडिनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, तो इसके सामने होगा थाइमिन। तो ये तो हो गई बात पूरक की। गुइनिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन, तो इसके सामने साइटोसिन। अगर हम इस प्रकार से कोई श्रृंखला बनाते हैं AGTCA, तो हम इसके पूरक बता सकते हैं। थाइमिन किससे जुड़ता है, एडिनिन से। साइटोसिन किससे जुड़ता है, गुएनिन से। एडिनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से। साइटोसिन किससे जुड़ता है, गुएनिन से। इस प्रकार से ये होती है एक दूसरे की पूरक। और प्रति समानांतर मतलब एंटी पैरेलल। और दोनों जो स्ट्रैंड है, उसका जो इकाई है, उनकी जो डीएनए की इकाई है, वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए की संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा आपको पता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। नाइट्रोजन क्षार है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडिनिन और गुएनिन, जो कि 2 चक्रों वाली होती है। पिरिमिडिन में आता है थाइमिन और साइटोसिन, जो कि 1 वलय वाली होती है, 1 चक्र वाली होती है। आगे हम बात करते हैं इसके बॉन्डों की। बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती है। एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से, गुएनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। और जो स्टेप है, स्टेप बनाते हैं नाइट्रोजन क्षार। और जो बैकबोन है, बैकबोन बनी हुई होती है इसकी पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह की। इस प्रकार से ये पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह जो है ये बनाती हैं। यहां से यहां तक कि ये वाली जो है, इस ये डीएनए की क्या है, मेन जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है। और दोनों स्ट्रैंड इस प्रकार से स्टेप पायदान से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हमने यहां तक बात की। आगे हम पढ़ते हैं डीएनए के प्रकार। तो डीएनए 2 प्रकार का होता है। एक तो दक्षिणावर्ती डीएनए, दक्षिणावर्ती डीएनए, यानी कुंडली की जो घुमाव की दिशा है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्ती डीएनए। एक होता है वामावर्ती डीएनए, वामावर्ती डीएनए, यानी एंटी क्लॉकवाइज डीएनए। इस प्रकार से कुंडली का घुमाव होगा। डीएनए की जो कुंडली इस प्रकार से होगी, और इस प्रकार से अगर घुमाव हो तो घड़ी की दिशा में हो तो उसे कहते हैं
दक्षिणावर्ती डीएनए, यानी क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डीएनए का उदाहरण है, इसका उदाहरण है ए, बी, सी और डी। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। इसमें जो सर्वाधिक अध्ययन हुआ है, सर्वाधिक अध्ययन किसका हुआ है? बी डीएनए का। तो हम जो पढ़ते हैं कि इसका व्यास जो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडली के बीच जो, एक कुंडली का जो एक कुंडली का जो लेंथ होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टेप लेंथ कितनी होती है डीएनए में, यानी दो स्टेप के बीच, दो नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच इस प्रकार स्टेप लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। वो कैसे आई? चूंकि एक कुंडली में कितने होते हैं? 10 होते हैं, इस प्रकार से 10 होते हैं। तो 10 में एक में कितना आ जाएगा? पूरे 10 के बीच की दूरी होगी 34 एंगस्ट्रॉम बटा 10, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो क्रमागत नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसे कहते हैं स्टेप लेंथ। इस प्रकार से ए बी सी डी डीएनए, जिसमें बी डीएनए जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक स्थायी है, सर्वाधिक अध्ययन इसी डीएनए का हुआ है। वामावर्ती डीएनए का उदाहरण है जेड डीएनए। जेड डीएनए जिसमें कुंडली का घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जेड डीएनए का जो व्यास होता है वो थोड़ा कम होता है, 18 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका 18 एंगस्ट्रॉम होता है। तो डीएनए के हमने क्या पढ़े? प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी इसे हम कहते हैं प्रतिलिपिकरण। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कैसे होती है? डीएनए में, प्रकृति में डीएनए में एक ऐसा गुण होता है जो खुद की कॉपी खुद तैयार करने में सक्षम है। प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ एक अणु है डीएनए जिसमें यह क्षमता होती है कि खुद की कॉपी खुद तैयार कर लेता है। यानी डीएनए के कारण ही जीवों में जनन की क्षमता पाई जाती है। 1 से 2 जीव जो हो रहे हैं वो डीएनए के इस गुण के कारण हो रहे हैं। तो ये जैसे डीएनए की कोई स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड से, इस प्रकार से डीएनए की 2 स्ट्रैंड ये विकुंडलित होकर के 2 बनाती है। अब इसी के सामने जो है नई स्ट्रैंड ये श्रृंखला बना लेती है। इस प्रकार से इसके सामने कैसी बना लेती है? नई श्रृंखला बना लेती है। तो इस प्रकार से डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, जिसे कहते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन भी कहते हैं। डुप्लीकेशन यानी द्विगुणन। और ये कब होता है? कोशिका विभाजन की जो एस प्रावस्था होती है, एस प्रावस्था, जो इंटरफेज की एस प्रावस्था होती है, उसमें ये द्विगुणन होता है। एस प्रावस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। एस प्रावस्था को बोलते हैं सिंथेटिक फेज। तो ये हो गया डीएनए का द्विगुणन। अगला आता है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। और सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, क्रिक ने। और सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। डीएनए से बनता है एमआरएनए या आरएनए। आरएनए जो आनुवांशिक आरएनए वो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, यानी एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन संश्लेषण अगर करवाना है तो पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और ये पूछा गया था कि ये क्या कहलाता है? तो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन। अनुलेखन इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन किसे बोलते हैं? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहलाता है अनुवादन।
और इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, और सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया था क्रिक ने। इसके अनुसार क्या है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है पहले, जिसे कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, जिसे कहते हैं अनुवादन। कभी कभी इस एमआरएनए से क्या बन जाता है, वापस इस एमआरएनए से वापस किसका निर्माण हो जाता है, डीएनए का। और उसमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और वापस बैक अगर आए तो इस रिवर्स गियर लग गया, बैक लग गया, तो इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे इसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में कहेंगे इसे विपरीत अनुलेखन। यानी कभी कभी एमआरएनए डीएनए का भी निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं विपरीत अनुलेखन। और इसकी ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है रेट्रोवायरस में। किस में पाया जाता है, रेट्रोवायरस एड्स वाला जो वायरस होता है, उसमें एमआरएनए से डीएनए भी उल्टा बन जाता है, जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं इसमें चारगाफ अनुपात। तो एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, चारगाफ अनुपात। कुल प्यूरिन की मात्रा कुल पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है। एक द्विकुंडलित, क्या भाषा है इसकी, एक द्विकुंडलित डीएनए में कुल प्यूरिन क्या होता है, कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन। कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन। कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन। ये चारगाफ का अनुपात है, चारगाफ का रूल है कि एक द्विकुंडलित डीएनए में टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पिरिमिडिन। कुल प्यूरिन यानी कौन कौन होते हैं प्यूरिन, एडिनिन और गुएनिन। एडिनिन और गुएनिन की मात्रा कुल प्यूरिन यानी थायमिन और साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एडिनिन प्लस गुएनिन बटे थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ये तो कहलाता है चारगाफ का अनुपात या चारगाफ का तुल्यता का नियम। चारगाफ का तुल्यता का नियम क्या कहता है, एक द्विकुंडलित डीएनए में कुल प्यूरिन बराबर कुल पिरिमिडिन होता है। तो ये हो गया डीएनए। डीएनए के बाद हम ले लेते हैं आरएनए। दूसरा जो न्यूक्लिक अम्ल है उसे कहते हैं आरएनए, यानी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और ये आरएनए कितने प्रकार का होता है, ये आरएनए 2 प्रकार का होता है। एक तो जेनेटिक आरएनए यानी आनुवांशिक आरएनए, और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए या अनुवांशिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए। ये आनुवांशिक आरएनए कुछ वायरसों में, कुछ विषाणुओं में ये न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या उनके जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जबकि नॉन जेनेटिक आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो आनुवांशिक आरएनए को हमने फिर से डिवाइड किया, एक तो डबल स्ट्रैंड आरएनए और एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो
जो अधिकांश आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो अधिकांश आरएनए, मैक्सिमम जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। कुछ एक वायरस जैसे रियो वायरस, इस प्रकार के वायरस में क्या पाया जाता है, ये कम मात्रा में, ये प्रकृति में ज्यादा मात्रा में होते हैं, प्रकृति में कम मात्रा में होते हैं। कुछ एक वायरस जैसे रियो वायरस, रियो वायरस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड। चूंकि डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है, अतः अधिकांश जो आरएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक, और ये ही फेमस है। नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करते हैं या अनुवांशिक आरएनए की बात करते हैं, तो इसमें तीन प्रकार हो गए, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। टी आरएनए, पहला आर आरएनए, दूसरा एम आरएनए और तीसरा टी आरएनए। जेनेटिक आरएनए हम यही खत्म करते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमें पढ़ने हैं ये आरएनए के प्रकार, प्रश्न इनमें से बनाया जाता है। आर आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए या आनुवांशिक आरएनए है, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। तीन प्रकार का हो गया नॉन जेनेटिक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो तीनों हम पढ़ लेते हैं। पहला आरएनए हो गया आर आरएनए। तो आर आरएनए की क्या क्या खास बातें हैं, ये एक तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कोशिका में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना परसेंट होता है, लगभग 80% जो आरएनए होता है, कुल आनुवांशिक आरएनए का 80% आरएनए आर आरएनए होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। यानी यहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है किस आरएनए पर, आर आरएनए पर। आर आरएनए का फुल फॉर्म होगी राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। कुल आरएनए का कितना परसेंट होता है, 80% होता है। ठीक है, और ये अधिकांशतः कहां पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। अधिकांश आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इंपोर्टेंट बात हो गई, अधिकांश, अधिकांश आरएनए, अधिकांश आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और चूंकि जो आर आरएनए है ये केंद्रक में ज्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो केंद्रिका है इसका प्रोडक्शन करती है, केंद्रिका या न्यूक्लियस जो कि राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री कहते हैं। और ये राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम से अटैच होता है, तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आगे हम बात करते हैं अगले आरएनए की। अगला आरएनए है दूसरा एम आरएनए। एम आरएनए फुल फॉर्म हो गई इसकी संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेज देगा प्रोटीन संश्लेषण की, क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लाता है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लाता है, सूचना लाता है। और ये बड़ा आरएनए होता है, अपने आप में ये बड़ा आरएनए होता है। और डीएनए से जो बनता है, डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा बनता है वो यही आरएनए होता है। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा डीएनए से जो बनने वाला, अनुलेखन के द्वारा बनने वाला जो आरएनए होता है वो एमआरएनए ही होता है। और तीसरा है, तीसरा है टी आरएनए। टी आरएनए,
टीआरएनए की खोज किसने की थी? होले नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना दी थी। कौन सी संरचना? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपने एक संरचना पढ़ी होगी, इस प्रकार से। तो ये जो संरचना होती है वो होती है टीआरएनए की। क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं इसे, क्लोवर लीफ मॉडल। और ये क्लोवर लीफ मॉडल किसका है? टीआरएनए का। तो टीआरएनए की आपके लायक जो बात है खास खास, एक तो ये प्रोटीन संश्लेषण के समय अणुओं का क्या करता है? स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है। पहली बात, ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं। दूसरी बात, ये सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है और ये घुलनशील होता है, इसलिए इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इसे एस आरएनए या सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए। तो तीन प्रकार के आरएनए बताए मैंने। जो नॉन जेनेटिक आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जो सब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये दोनों जो एमआरएनए और ये है, दोनों 10-10% होते हैं, लगभग 10%, लगभग 10%। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? आरआरएनए। आरआरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। उसके बाद बात आती है एमआरएनए की। एमआरएनए सबसे बड़ा आरएनए जो कि डीएनए से बनता है। अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए मैसेज करता है, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लाता है। कुल आरएनए का 10% होता है और अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा बनता है। टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। ये सबसे छोटा आरएनए होता है। इसका जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये होले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है टीआरएनए की। टीआरएनए की जो श्रृंखलाएं हैं आपस में कुंडलित होकर के जुड़ जाती है, इस तरह से, इस तरह से एक ही श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा। न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। अधिकांशतः डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अधिकांशतः आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो होता है अधिकांश द्विकुंडलित होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में जो पिरिमिडीन जो क्षारक होता है वो थाइमिन होता है, जबकि उसकी जगह आरएनए में क्या होता है? यूरासिल नाम का पिरिमिडीन क्षारक पाया जाता है। डीएनए की मैंने संरचना बता के अच्छी तरह आपको दी है। एक बार वापस इससे चित्र से रिवाइज करवा रहा हूँ। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए जो टर्म दी थी वो जेकेरियस ने दी थी और आल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल दिया था। दोनों जो श्रृंखलाएं हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो श्रृंखलाएं, दोनों स्ट्रैंड या जो रज्जु है आपस में पूरक और प्रति समानांतर होते हैं। और जो इकाई है इसकी डीएनए की, जो ये इसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो न्यूक्लियोसाइड और एक फास्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें शामिल है, एक तो शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच जो बंध होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो देखिए आगे, ये सीडी नुमा संरचना है। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक के द्वारा दी गई द्विकुंडलित मॉडल नाम है और ये दिया गया 1953 में। ये जो संरचना दी थी सीडी नुमा संरचना 1953 में, और 1962 में मिला था इनको नोबेल प्राइज। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज कब मिला था? 1962 में। आगे हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए है इसकी एक स्ट्रैंड है, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम और दो क्रमागत स्टेप के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडली के अंदर 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं और 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म का मतलब हो गया 20 नाइट्रोजनी क्षार युग्म, डबल और क्षार आधे। ये जो बैकबोन है इसकी, ये जो बैकबोन है, बैकबोन किसकी बनी होती है? शर्करा और फास्फेट समूह की। और दो क्रमागत जो सुगर होती है, शर्करा होती है, उनके बीच की दूरी होती है 11 एंगस्ट्रॉम। दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता है गुआनिन और साइटोसिन के बीच, डबल बॉन्ड होता है एडेनिन और थाइमिन के बीच। ये तीनों बंद आ गए इसके, फास्फोडाइएस्टर बंद जो कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बनता है। ये शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंद बनता है, जबकि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके आपस में जो बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस प्रकार से दोनों सुगर्स के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों आज हमने डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड पढ़ा। धन्यवाद।